हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के लिए जो हमने लास्ट लेक्चर अपलोड किया था आप लोगों के लिए डी ब्लॉक केमिस्ट्री के बारे में। उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में और कौन कौन से टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो साथियों, मैं आप लोगों के लिए एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज के बारे में डिस्कस कर चुका था और थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में बताया था कि कैसे साइज जो है लेफ्ट टू राइट जाने से आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। और ये लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, एक बार जाके देख लीजिए। आज हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। उसके बाद और जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है, आप थोड़ा सा वेट करिए, धीरे धीरे क्वेश्चंस को मैं लाऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले हम शुरुआत करते हैं। जो चीजें जो बेसिक प्रॉपर्टीज था उसके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात किया था आपका साइज के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आपको साइज का दिख रहा होगा, एटॉमिक जो आयंस का रेडियस का जो साइज होता है, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट के बारे में तो साइज आपका डिक्रीज होता है, ये मैं आपको बताया था। जैसे यहाँ देखिए पूरा जो डिक्रीज होते जा रहा है, स्कैंडियम का साइज बड़ा है, फिर उसी सेल में इलेक्ट्रॉन के जाने से क्या हो रहा है, साइज जो है डिक्रीज हो रहा है। ये सारी बातें हमने कर लिया था, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी बताया था मैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी प्रॉपर्टी क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या इसी को बोलते हैं विद्युत ऋणात्मक। तो आप अपने प्रीवियस जानकारी के अकॉर्डिंग मुझे बताइए, साइज अगर छोटा होता है, मैं एक चीज भी आपको ये लिख के दिखाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या विकर्णानुपाती होता है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। तो जिसका साइज बड़ा हो, अगर साइज इंक्रीज होता है, साइज अगर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज हो जाता है। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, ठीक है, तो जिसका साइज बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा। चलिए, फिर दूसरी चीज मैं आपको बताया था, आपका जो रेडियस को लेके बताया था, रेडियस में एक चीज आता है जिसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ते जाता है आपका साइज क्या हो जाता है, होते जाता है, कम होते जाता है। ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपने जरूर पढ़ेंगे, एक बार मैं इसको फिर से पढ़ा दूंगा। अब एक तीसरी प्रॉपर्टी आती है जिसको बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं, डेंसिटी या घनत्व जिसको बोलते हैं, डेंसिटी या हिंदी में बोलते हैं घनत्व। अब आप सोचिए कि डेंसिटी क्या है। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो कोई भी एक फैक्टर अगर डेंसिटी इनिशियली इंक्रीज होता है, ठीक है, इनिशियली इंक्रीजेस अक्रॉस ईच सीरीज एंड देन डिक्रीजेस, क्यों, क्योंकि साइज धीरे धीरे क्या होने जाता है, कम होते जाता है। तो जो भी रिलेटिव डेंसिटी है आपका ट्रांजिशन मेटल का, थोड़ा सा थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, देखिए इधर पूरा इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि साइज आपका बिल्कुल कम हो जा रहा है। तो डेंसिटी का अगर आपको पूछा जाए डेंसिटी किसका ज़्यादा है या डेंसिटी के ऑर्डर्स कैसे होते हैं, तो डेंसिटी इनिशियली इंक्रीजेस बट सीरीज में वो क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, क्योंकि साइज उसका क्या होते जाता है, कम होते जाता है। किसके केस में, आपको फर्स्ट सीरीज है या सेकंड सीरीज है या थर्ड सीरीज, जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कैसे कहला, क्या क्यों ये 3D सीरीज कहलाता है, क्यों ये 4D सीरीज है और क्यों आपका ये 5D सीरीज है। चलिए, फिर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था, जैसे अबव प्रिंसिपल होता है उसी अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट रो का ट्रांजिशन मेटल ऑर्बिटल है वो ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। ये याद कराया था आपको, याद करिए, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम ने फेविकोल निकाल कर फेविकोल निकाल कर कॉपर जिंक पर लगा दी, इस तरीके से याद कराया था। और ये बिल्कुल आपको लिख लीजिए, कॉपी में नोट्स बना लिए। चलिए, यहाँ तक बातें कर लिया था मैं, ये थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लिए थे, ये सारी आपकी किताब में दिया हुआ है, अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो अच्छी बात है। एटॉमिक साइज के बारे में बात किया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात किया था। अब आता है आयोनाइजेशन एनर्जी, जो तीसरी प्रॉपर्टी है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, जैसे हमको पता है, इसको हिंदी में बोलते हैं आयनन ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। तो जब भी हम आयनन ऊर्जा की बात करते हैं, इसमें हमको एक चीज समझ आता है कि किसी गैसीय अवस्था में किसी मॉलिक्यूल्स को, किसी पदार्थ को, किसी एटम को हमको क्या करना है, आयनित करना है या उसको आयन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मान लिया जाए मेरे पास कोई एक मेटल है, ठीक है, और वो कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में है। अब इससे मुझे एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बाहर निकालना है। और जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकालूंगा
ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये गैसियस अवस्था में तो है ही। तो इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल से निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई, जितनी ऊर्जा या जितनी एनर्जी की आवश्यकता हुई, वो कहलाता है आपका क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा कहलाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा। चलिए, ये बात तो समझ आ गई आपको कि किसी विलगित निकाय या किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जो गैसीय सिस्टम में है, उसको उसके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायर होती है, वो कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी की जब हम बात करते हैं, तो हमको ये चीज समझ आता है कि भाई हमको किस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान होगा और किस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन या किस मेटल से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा कठिन होगा। तो जिसमें अगर किसी मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने से हमको लेस एनर्जी लग रही है, कम एनर्जी लग रही है, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी यानी उसको बोलते हैं लेस आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और अगर किसी एलिमेंट में उसको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर हो रही है, तो हमको उसमें हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये डिपेंड करता है साइज पे। जैसे ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा साइज में। जैसे यहाँ देखिए, अगर आपका साइज क्या है, इंक्रीज हो रहा है या साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ने से क्या होता है, साइज बढ़ने से होता है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या जो विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, कम होता है। और जैसे ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हुआ, आपका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, साइज जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, साइज का। मतलब अगर साइज बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम लगेगा। और अगर साइज छोटा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। इट मीन्स बड़े साइज को, जैसे यहाँ देखिए, अगर आपका साइज बहुत बड़ा है, ये देखिए ऐसे ऐसे मतलब एटम का साइज बहुत बड़ा है, तो बड़ा साइज है, साइज इसका लार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना, इस मान लीजिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बहुत कम है। तो जितना ज़्यादा साइज होगा, आपका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो उसी चीज़ को यहाँ बात किया है। देखिए यहाँ देखिए, इधर साइज क्या है, छोटा है, सॉरी इधर साइज क्या है, बड़ा है। तो इधर देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होते जाता है, बढ़ते जा रहा है। क्यों, क्योंकि इधर क्या हो रहा है, साइज साइज इधर जाने से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए, अगर मैं ये ब्लू कलर को देखूं, तो ब्लू कलर मेरा फर्स्ट रो है, और धीरे धीरे देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ा सा इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने वाले को फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो वो कहलाता है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको कहलाता है आयोनाइजेशन एनर्जी, आई थर्ड, ऐसे लिखते हैं इसको। सो ट्रेंड्स इन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस अ फॉलोइंग द मेन ग्रुप। बिल्कुल सही बात है, साइज बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ रहा है तो उसको बड़े आदमी को डिस्टर्ब करना बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए कोई एकदम बड़ा आदमी है, एकदम मोटा ताजा आदमी है, उसको या आप परेशान करके भाग सकते हैं, उसको परेशान कर सकते हैं। लेकिन जो छोटा है, वो खुद ही परेशान करता है। मतलब छोटा जो है क्या है, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। तो इन कंट्रास्ट टू द मेन ग्रुप ट्रेंड, द थर्ड जो ट्रांजिशन रो होते हैं वो हायर ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी रखते हैं। बिल्कुल भाई, जिसका साइज छोटा है उसको हायर आयोनाइजेशन एनर्जी रखेगा। चलिए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपको समझ आ गया होगा। तो ये कहलाता है, अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो ये कहलाता है क्या, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या IE1, ये कहलाता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है IE2, फिर आता है IE थर्ड, तो हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है कम होता है। लेकिन जैसे जैसे आप मान ले जाए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एकदम एग्जांपल लेता हूँ सोडियम का। सोडियम का होता है 2, 8 और 1। ठीक है, अब देखिए हम इसको भरते हैं। ठीक है, ये अपना क्या ऑर्बिटल है, ये देखिए, यहाँ पे मान लीजिए 2 है, यहाँ पे मान लीजिए 8 है, और यहाँ पे मान लीजिए 1 है, ये 1। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान है।
फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है उसको मैं निकाल दिया, तो मेरा जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी था वो बहुत कम लगा, एक इलेक्ट्रॉन है भाई बहुत जल्दी से निकल गया। लेकिन जैसे ही मैं जब अंदर आया तो यहाँ पे 8 ठो इलेक्ट्रॉन है, ऐसे 3 4 5 6 7 8। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब होते हैं, ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में रहेंगे। तो इसीलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी IE1 इज लेस देन आपका IE2। उसके बाद तीसरा जब निकालने जाएंगे तो और ज्यादा लगेगा, ठीक है। ये इस तरीके से ट्रेंड होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का। ये आपने केमिकल पीरियोडिसिटी के चैप्टर में जरूर पढ़े होंगे इसको। सेम ट्रेंड यहाँ भी फॉलो होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ कि जितने नंबर आप इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं उतना वो उतने नंबर का क्या कहलाएगा, वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा। चलिए अब बात करते हैं एक नई प्रॉपर्टी का, जो कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में वो लॉस कर रहा है या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, तो वो कहलाता है उसका वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए स्कैंडियम, स्कैंडियम अगर कोई कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो ये स्कैंडियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे आपको दो कलर दिख रहा होगा, एक थोड़ा सा ब्राइट यानी कि थोड़ा सा ये जो रेड कलर है और एक गाढ़ा कलर दिख रहा होगा, ठीक है, दो कलर आपको दिख रहा होगा। तो ये जो कलर है का जो रेडिश कलर है वो मोस्ट कॉमन या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बता चुका हूं मैं आपको, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लॉस्ट कर रहा है या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से रिएक्शन कर रहा है। तो लेस कॉमन या लेस स्टेबल है आपका ये जो डार्क वाला है। तो यहाँ देखिए स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या होता है, ये होता है 3D1 और 4s2। याद करिए अपन लेक्चर पिछला वाला मैं पूरा समझा दिया हूँ। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हुआ है, एस में 2 हुआ, डी में 1 हुआ, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब स्कैंडियम अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो +3 उसका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। +3 क्यों, क्योंकि जैसे ही +3 में जाएगा इसका ऑर्बिटल पूरा वैकेंट हो जाएगा। सिमिलरली आपका टाइटेनियम जो है +4 में जाता है, आपका वेनेडियम +5 में जाता है, क्रोमियम +6 में जाता है और मैग्नीज जो है आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन या अगर इसको नहीं देखा जाए तो मैग्नीज में होता है। Mn में क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैग्नीज में होता है, क्या होता है, 3D5 और 4s2। तो अगर ये 5D का निकाल दिया, 2s का निकाल दिया, टोटल ये +7 ऑक्सीडेशन में जा सकता है। +7 इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन इज शोइंग बाय Mn+7। चलिए अब ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब, अगर आप बोलेंगे सर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट ही किसी पार्टिकुलर कलर के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आपका आगे का जो चैप्टर है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, बहुत आसान हो जाएगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा ये लेंदी लग रहा होगा, बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो बहुत काम की चीज़ है। आप माने या ना माने इसको एक बार पढ़िए जरूर, क्योंकि बहुत जबरदस्त चीज़ बता रहा हूँ। कि जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीज यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, यहाँ पे इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर है। जैसे ही ये +3 में गया आपका ये कलर चेंज हो गया, देखिए ब्राउन हो गया। एंड देन अगर फिर से मैग्नीज ऑक्सीडेशन से +4 में गया, पूरा ब्लैक हो गया, फिर +6 में गया, ग्रीन हो गया, +7 में गया, क्या हो गया, +7 में जैसे जाएगा पूरा पिंक कलर हो जाएगा। तो क्या चीज है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने से कलर चेंज हो रहा है। और ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीडेशन स्टेट पे, इलेक्ट्रॉन के जब हम स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल पढ़ेंगे, ऐसा वाला याद आ रहा है आपको, T2G EG वाला। तो जब इलेक्ट्रॉन का जंपिंग होता है और वापिस जब आता है तो वो कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ के अकॉर्डिंग वो वापिस आता है। ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि आयरन का जो मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है कौन सा है, आपका +3 और आपका +2। बाकी ये लेस कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे कि यहाँ पे FeCl3 बनाता है या FeCl2 बनाता है, ठीक है। उसके बाद कोबाल्ट के केस में क्या होगा, इसका प्लस ये जो कलर है ये याद रखिएगा। कभी कभी आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है आपका। तो ये देखिए ये जितने भी आपको कलर दिख रहा होगा, ठीक है, इसको नए तरीके से भी यहाँ बनाने की कोशिश की हूँ मैं। यहाँ पे देखिए ये आपका जो बड़ा बड़ा है ये मोर कॉमन स्टेट है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं +7 ये है, ठीक है। इधर आप कलर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं या फिर आपका साइज देखिए,
तो ये जो छोटा साइज वाला जो बॉल से दिख रहा होगा ये लेस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये जो बड़ा वाला है आपका क्या है, सेम चीज है। यहाँ पे भी देखिए मैग्नीज +7 में है, ये देखिए मैग्नीज कहाँ गया है, +7 में गया है, ठीक है। और जिंक, जिंक का +2 के अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, क्योंकि जिंक का होता है 3d10 और 4s2, ठीक है। तो ये 4s2 को आसानी से निकाल देता है, लेकिन 3d10 से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं निकालता है, इसीलिए जिंक का एक कंपाउंड बनता है बहुत वेल नोन, जिंक डाइक्लोराइड, ZnCl2। उसके अलावा कोई भी इसके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं है। सिमिलरली कॉपर का आपका लेस ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका COCl3 और आपका CaCl2, और ये क्योंकि ये भी होता है 3d9 और 4s2। तो इसीलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कराया गया हूँ। अगर आप पूरे कॉन्फ़िगरेशन को एक बार देखेंगे, लिखेंगे, तो आपको याद हो जाएगा कि आपने मैं आपको बताया था ये होता है 21 से हो जाएगा 3d1, ये 22 से हो जाएगा 3d2। एक बार देखिए जरूर। चलिए, अब फर्स्ट रो के जो ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड है, स्टेट्स है, ट्रांजिशन मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो जितने भी यानी कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कहा जाए तो ये +1 से लेके, +1 से लेके यहाँ तक जाता है, ये +7 तक जाता है। +1 भी शो कर रहा है, +7 भी शो कर रहा है। इससे ये फायदा है कि नंबर ऑफ कंपाउंड, वेरियस कंपाउंड यानी डिफरेंट टाइप से आप कंपाउंड बना सकते हैं। अगर कोई ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन वेरी कर रहा है, जैसे सिंपल सी बात है, आप अगर एस ब्लॉक के एलिमेंट देखेंगे तो +1 के अलावा कोई शो नहीं करता। सोडियम क्लोराइड बनता है, पोटेशियम क्लोराइड बनता है, उसके अलावा उसके पास कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, इसलिए वो ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड नहीं बना सकते। लेकिन बात करते हैं जब हम डी ब्लॉक का एलिमेंट का, ठीक है, तो या हम पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, तो उसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन डी एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है भाई, +1 भी शो कर रहा है, +2 भी जा रहा है, +3 भी जा रहा है, +4 भी, +5, +6। सोचो कितना इसके बाद जितने नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल रहेंगे उतने नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकें, इसीलिए तो सब कंपाउंड आपके डी ब्लॉक को देखने को मिलते हैं। तो मान लीजिए मैं थोड़ा सा अगर आयरन की बात करूं, आयरन एक स्टील, आयरन और स्टील की जो बात करें, तो जो पायरोमेटलर्जी में यूज करते हैं, मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है ह्यूमन बॉडी में आयरन जो है। और आपने इसको बेसिक क्लास में अपने क्लास 10th के चैप्टर में जरूर पढ़े होंगे, याद आ रहा होगा आपका, जो ब्लास्ट फर्नेस की बात करते हैं वात्या भट्टी में जो हम पढ़ते थे, ठीक है, कैसे आयरन और कोक को बनाते हैं, आयरन जिससे भी उसके ओर से उसको लेके, ठीक है, रिड्यूसिंग गैस लेते हैं। तो आयरन ओर इज द रिड्यूस फॉर्म ऑफ आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस। जब हम इसको रिड्यूस करते हैं अलग अलग टेम्परेचर में, तो हमको डिफरेंट टाइप्स के लोहा या आयरन मिलता है, ठीक है। इस तरीके से हमको आयरन को एक्सट्रैक्ट करना होता है किसी और से, अयस्क से, जब हम खनिज लाते हैं तो उसके बाद कुछ डिफरेंट टाइप की स्टील्स भी बनता है आयरन का, जैसे बात करते हैं कार्बन स्टील है या मैग्नीज स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, निकल स्टील। तो इसमें जो आयरन का परसेंटेज होता है, कुछ जैसे ज़्यादा परसेंटेज है तो कार्बन स्टील 98% आपका आयरन है, या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, हार्ड प्रॉपर्टी है, सीट है, टूल्स यूज करने के लिए बनाते हैं। तो बेसिक जो ऑक्सीजन प्रोसेस होता है मेकिंग स्टील के लिए, हमको उसमें ऑक्सीजन देना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितने टाइप्स के हम आयरन बना रहे हैं, लो ग्रेड आयरन है, हाई ग्रेड आयरन है, जैसे अगर भिलाई स्टील प्लांट की बात करें तो वहाँ पे स्टील फॉर्मेशन होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के पाइप्स बनाते हैं, ड्राइव सेफ्टीज बनाते हैं, या अगर मैं बात करूं हाई स्पीड कटिंग टूल्स की बात करते हैं, तो सब चीज के लिए क्या चाहिए आपको, मेटल चाहिए, प्लास्टिक का तो कुछ बना नहीं सकते भाई। हमारे पास जो आयरन है, ठीक है, Fe जो है आयरन है, ये हमारे लिए स्टील का काम करता है, स्टील है। तो डिफरेंट टाइप के जो परसेंटेज है, जिसको आपको एलॉय जो बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपका निकिल स्टील की बात करते हैं तो निकिल ज़्यादा है, फिर आयरन थोड़ा बहुत परसेंटेज में है। ये मिश्र धातु है, ये बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हार्डनेस और उसके टफनेस के लिए एलॉय बनाना बहुत जरूरी है। चलिए, अब थोड़ा सा हम कलर एंड मैग्नेटिज्म की बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, जो हमारा जो डी ब्लॉक की केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अब यही प्रॉपर्टी जो आपको मैं बता रहा था कि कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कलर प्रॉपर्टीज कैसे शो करेगा। कलर प्रॉपर्टी पढ़ाने के बाद इसको मैं खत्म कर दूंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। चलिए, अब अभी तक ने आपने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक ने आपने साइज देख लिया, ठीक है, साइज के बारे में आपने देख लिया। इसी को एटॉमिक रेडियाई भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई भी बोलते हैं, या त्रिज्या बोलते हैं, आयनिक त्रिज्या। फिर आपने देखा आयनन ऊर्जा, क्या देखा, आयनन ऊर्जा। फिर हमने देखा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। फिर हमने देखा, अभी लास्ट क्या देखा, हाँ ये ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी, सॉरी, हाँ,
ऑक्सीडेशन स्टेट देखे। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो आपका कलर एंड मैग्नेटिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब भी स्पिन मोमेंटम करता है इलेक्ट्रॉन, स्पिन एन इलेक्ट्रॉन पॉसेस गिव्स द इलेक्ट्रॉन्स टू मैग्नेटिक मोमेंट, जब ये टाइनी इलेक्ट्रॉन घूमता है तो ये उसको मैग्नेटिक मोमेंट प्रोवाइड करता है, और उस प्रॉपर्टी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो छोटा मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। इंग्लिश में लिखा है, ध्यान मत दीजिए, ऐसा नहीं है कि एकदम इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन हिंदी आल्सो। सो जितने भी डायमैग्नेटिक सॉलिड होता है, वो जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, या जिसको हम प्रतिचुंबकीय बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं तो उसको प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। और पेयर होने की वजह से क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ये उधर है, ये इधर है, तो ये आपका प्लस हाफ है और ये आपका माइनस हाफ है। तो जब भी प्लस हाफ और माइनस हाफ होता है तो ये एक दूसरे के जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कैंसिल कर देता है, तो ये कहलाता है आपका डायमैग्नेटिक। ठीक है, और जो प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय होता है जिसको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ वीकली, या अगर बोला जाए स्ट्रांगली, क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो डेविएट होता है, उसका जो कॉजेस है, वो कारण है, वो क्या है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मान लिया जाए स्कैंडियम की मैं बात करता हूँ, तो स्कैंडियम में अगर देखा जाए तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लिखा है देखिए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, और अगर इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, उसकी पूरे ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास कोई भी क्या नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन या मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो अगर हम देखेंगे, एकदम गौर से ध्यान से देखेंगे, तो स्कैंडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखिए, टाइटेनियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वेनेडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीज में है, आयरन में है, कोबाल्ट में है, निकिल में है, और कॉपर में। जब हम जिंक की बात करते हैं तो देखिए यहाँ कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है या पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक बिहेवियर को अगर देखा जाए तो जीरो आता है। तो इसमें एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट्स निकालने का एक फार्मूला है, मैं आपको बताता हूँ फार्मूला क्या है। ये देखिए, चलिए पहले थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक आयंस जो होते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह में बात कर रहा था। स्कैंडियम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया भाई, फॉरेस्ट का तो पेयर्ड है, ये पूरा पेयर्ड है, ऐसा नहीं है कि इधर तो पेयर्ड है सर, ये देखिए, अरे बाबा पेयर्ड इधर है, लेकिन इसके डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो अनपेयर्ड है ना, उसमें तो कोई इलेक्ट्रॉनिक पेयरिंग नहीं है, तो इस वजह से वो मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा। अब कितना मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी है कितना एम्पियर है, वैसे मैग्नेटिक मोमेंट को नापते हैं आपका बोर मैग्नेट्रॉन में, बीएम में नापते हैं। ठीक है, या अगर इसको मैं बोलूँ तो टेस्ला में, आपको पता है मैग्नेटिक की जो पावर की इकाई है वो टेस्ला है, कितना टेस्ला का मैग्नेटिक लगा है, ये बोलते हैं। अगर आप एमआरआई कराने जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है इतना 4 पॉइंट, ये इतना मेगा हर्ट्ज या टेस्ला। चलिए, अब इसी चीज को थोड़ा सा अगर मैं बात करूं कि मैग्नेटिक आयंस, अगर मान लिया जाए किसी कंपाउंड की बात करते हैं, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके मैग्नेटिक मोमेंट गेन कर रहा है, जैसे यहाँ देखिए आपके आयरन के केस में क्या है, 3d6 होता है। ठीक है, सॉरी, हाँ, आयरन कितना होता है, 3d6 और 4s2, तो 1 2 3 4 5 6, 3d6 और 4s2। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो भी इसके पास क्या हो जाएगा, 3d5 बचेगा और 4s2 बचेगा। ठीक है, सॉरी, 3d6 बचेगा और 4s2 बचेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद उसमें मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है या अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उससे पहले भी मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जैसे ही आपका जो टंगस्टन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है, तो केटायंस बनाता है। केटायंस बनाएगा भाई, मेटल है तो केटायंस बनाएगा ही, अगर नॉन मेटल है तो एनायंस बनाते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हमको नीड होती है। और मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे कैलकुलेट होता है, एक यूनिट है, यहाँ पे देखिए एक मशीन है, ये देखिए, अगर कोई मैग्नेटिक मोमेंट या अगर कोई एलिमेंट जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसे एलिमेंट को रख दूं, सैंपल को रख दूं, यहाँ देखिए सैंपल रखा हुआ है, ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा इसको लेजर पॉइंट कर देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट वाली कोई एलिमेंट रखी हुई है। अगर ये डायामैग्नेटिक है, मतलब कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की इकाई जीरो आ रही है, जीरो। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं बताऊंगा, ये तो फिलहाल मशीन में जीरो बता दिया, लेकिन जैसे ही ऐसा कोई सैंपल रखा है जिसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जो जिसका इलेक्ट्रॉनिक
पेयरिंग नहीं हुआ है, जो एक अनपेयर्ड घूम रहा है, उसका कुछ तो वैल्यू होगा, कुछ तो यूनिट होगा, कुछ तो इकाई या कुछ तो उसके मान होंगे। तो यहाँ देखिए 0.28, तो ये तो हुआ मशीन। लेकिन आपको एग्जाम में मशीन तो मिलेगा नहीं भाई, आप तो एग्जाम में बच्चे हो, एक प्रकार से कैंडिडेट हो, आपको कुछ पूछा जाता है। तो इससे एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट एन एन प्लस टू। ये इसका यूनिट होता है बोर मैग्नेट, या इसको मैं अगर बोलूँ म्यू इज इक्वल टू होता है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और ये बोर मैग्नेट। जैसे यहाँ पे देखिए एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ, लिख लीजिए आप, नंबर ऑफ अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बस। अब जैसे मान लीजिए, फार्मूला याद रखिए, अंडर रूट एन एन प्लस टू, बस इतना ही और कुछ नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए मुझे स्कैंडियम का मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, स्कैंडियम का कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसमें, 3d1 और 4s2 होता है। तो भाई अनपेड तो मुझे चाहिए ना, अनपेड ही चाहिए, 1 है, 4s2 तो पेड है। कोशिश करिए यहाँ पे मैं निकालने का, थोड़ा सा आप इधर उधर ना हो जाए। चलिए मैं यहाँ निकालता हूँ। एक अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, मैं फार्मूला में रखता हूँ, किसके लिए बात करूँ मैं, स्कैंडियम के लिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 और 4s2। अब फार्मूला ये है, एक एक प्लस दो, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 × 1 हो जाएगा √3। √3 का फार्मूला होता है 1.73। ये तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया स्कैंडियम का, यहाँ देखिए, अगर आपके पास 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, आपको पूछा जाए व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट या व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द स्कैंडियम, तो आपको करना क्या है, इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन को देखना है और इसमें फार्मूला लगाइएगा n n+2। ये हो गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू को रखिएगा 1, और ये हो जाएगा 1+2, टोटल हो जाएगा 3। 3 की वैल्यू होती है √3 की वैल्यू होती है, या √3 की वैल्यू होती है 1.73। तो इस तरीके से आप निकाल सकते। अब अगर किसी कंपाउंड में अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आ गए, तो जैसे ही 2 आ गए अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो उसमें आपको करना क्या है, √n n+2, n की वैल्यू आपको रखना है 2, और n की वैल्यू 2 यहाँ पे रखेंगे, कितना हो जाएगा, 2 + 2 = 4। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, 2 + 2 4, 4 दूनी 8, √8। √8 की वैल्यू कितनी होती है, √9 का वैल्यू होता है आपका 3। तो √8 की वैल्यू 3 से कम ही होगा, तो कितना हो जाएगा 2.9। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, द मैग्नेटिक मोमेंट, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स ऑन योर व्हाट, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। किसी भी कॉम्प्लेक्स में आपको अगर दिया जाए, जैसे मान लीजिए स्कैंडियम की मैं बात करता हूँ, ठीक है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, यहाँ पे देखिए जो मैग्नेटिक, अब हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका है, यहाँ देखिए जितने भी आइडियलाइज जो कॉन्फ़िगरेशन है, मान लीजिए मेरे पास 3d5, 3d5 किसमें होगा, आपका मैग्नीज में। याद करो जब मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाया था, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाया था, ये देखिए +7 में जाता है ये। तो +7 में कब जाए, जब इसके पास टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, +7, मतलब 3d5 को ये और s2 को। अगर ये नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, 5 हो जाएगा, 5 + 2, तो ये हो जाएगा 5 + 2 7, 7 5 जा कितना हो जाएगा ये, 35। 35 का कितना हो जाएगा, ये 36 का होता है आपका 4, तो हो जाएगा 5 ही है, फिर हो जाएगा 4.9, सॉरी, रख दे कर दूंगा। चलिए, यहाँ तक हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। अब जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो डिपेंड करेगा आपके लिए किसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो, बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन इज अ यूनिट दैट मेजर द पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म मतलब क्या, अनुचुंबकीय। तो बोर मैग्नेट से हम लोग क्या निकालते हैं, आपका मैग्नेटिक। अब यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर 1 है, 2 है, 3 है,
आपको सिर्फ इसी फार्मूला में रखना है n+2 के बाद। चलिए, अब मैग्नेटिज्म के जो टाइप्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि उसके अलाइनमेंट कैसे हैं। अगर कोई सब्सटेंस या अगर कोई यौगिक की बात हम करते हैं जिसमें एटम्स जो आयंस होते हैं मोर देन वन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो भी, एक से ज्यादा है तो भी। तो पैरामैग्नेटिज्म की जब भी हम बात करते हैं, अनुचुंबकीय की बात करते हैं, तो इसमें हम याद रखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने सामने वाले या अपने नेबर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता है। नेबरिंग एटम्स है, नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो एज अ रिजल्ट जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है किसी भी एटम का रैंडमली ओरिएंटेड हो सकता है या कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डायरेक्शन हो सकता है। तो जब भी पैरामैग्नेटिज्म की बात करते हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट पैरेलली अलाइन हो जाता है। किसके अकॉर्डिंग, मैग्नेट के अकॉर्डिंग, उस मैग्नेटिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो जैसे यहाँ देखिए, पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं या रेंडमली अलाइन है। देखिए, पैरामैग्नेटिक स्पिन्स रैंडम स्पिन डू नॉट अलाइन इन इफ इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए, कहीं भी अरेंजमेंट रेंडमली अरेंजमेंट है। ये अनुचुंबकीय का केस है। किसका केस है, अनुचुंबकीय का केस। अब फेरोमैग्नेटिक जब आता है, फेरोमैग्नेटिक, ध्यान दीजिएगा, जब फेरोमैग्नेटिक आता है तो पैरेलली अरेंज एकदम अलाइनमेंट रहता है, एकदम समानांतर। ये देखिए, सीधा सीधा, कोई डिस्टरबेंस नहीं कहीं पे भी। ये देखिए, ठीक है, ऐसा रहता है इस तरीके से, सीधा सीधा अरेंजमेंट, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। लेकिन अनपेयर्ड के पैरामेग्नेटिक केस में क्या होता है, यहाँ देखिए, ये ऐसे रेंडमली अरेंजमेंट है। ये भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, कैसे आपका अरेंजमेंट रहता है। फिर जो फेरोमैग्नेटिज्म होता है वो आयरन, जो लोह चुंबकत्व आपको बोला जाए, मतलब जिसमें हाईली मैग्नेटिज्म कैरेक्टर होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्गर होता है जो पैरामैग्नेटिक होता है। मतलब पैरामैग्नेटिज्म जो है थोड़ा सा लो है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है आपका फेरोमैग्नेटिज्म या फेरो चुंबकत्व जिसको बोलते हैं। So ferromagnetism arises when the unpaired electrons of the atoms ion in a solid are influenced by the orientation of the electrons in a neighboring atoms or ions. So the most stable arrangement is when the spin of electron on adjacent atom are aligned in the same direction. अगर सेम डायरेक्शन में, ऐसे देखिए, ऐसे, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, जैसे अगर कोई फोर्स आ रहा है, मान लीजिए आपके पास आ रहा है और एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे चितर बितर आ रहा है, तो वो उसमें ज्यादा फोर्स या उसमें ज्यादा पावर नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब भी अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो वो स्ट्रांगली अलाइनमेंट हो जाता है फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म केस में। और मिलियंस टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है आपका, जो मतलब अरब गुना, लाखों गुना ज्यादा होता है आपका जो फेरोमैग्नेटिज्म का जो कंपाउंड है, किससे, पैरामैग्नेटिज्म सब्सटेंस है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है अनुचुंबकी ज्यादा स्ट्रांग है या फेरोमैग्नेटिज्म ज्यादा स्ट्रांग है, तो याद रखिएगा आपका फेरोमैग्नेटिज्म वाले जो कंपाउंड होते हैं ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, फिर एक तीसरी टाइप का जो आता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। दो चीज मैं आपको बता दिया, पैरामैग्नेटिक और आपका फेरोमैग्नेटिक। एक आता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी में क्या होगा, सब चीज एक दूसरे कैंसिल कर देगी। ये देखिए, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, अलग अलग डायरेक्शन में। मतलब एंटी है, बोलते हैं ना ये आदमी बहुत एंटी है यार, कुछ भी बोलो उल्टा ही करता है। एक ईस्ट है, एक वेस्ट है, दूसरे एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, कोई उसमें मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, जीरो आएगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक मतलब प्लस माइनस, ऊपर एक का प्लस, एक का माइनस, एक का प्लस, एक का माइनस, ऐसे। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक जो है अपोजिट डायरेक्शन में होता है और एक दूसरे को कैंसिल करता है। लेकिन इसी का चौथा जो नाम है, ध्यान से समझिएगा, हेरो बढ़ाया हूं, अभी आता है फेरी। फेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है अनइक्वल स्पिन होता है। अनइक्वल यानी कि जैसे यहाँ देखिए, अगर ये ऊपर है तो ये नीचे है, फिर ऊपर है तो फिर नीचे है तो ऊपर, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे है। लेकिन इसका देखिए कलर, आपको देखिए, नीचे है, इधर नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे। इसका मतलब क्या है, टोटल कैंसिल नहीं कर रहा है, अलग अलग। यहाँ देखिए पूरा ब्लैक ब्लैक कलर में आपको दिखा, यह पूरा क्या है, कुछ ऊपर होंगे तो कुछ इसका भी ऊपर हो जाएगा, ऐसे कुछ इस तरीके से। आपको जो अलग अलग कलर दिखा रहा हूँ ये वही है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। एंटी फेरी मैग्नेटिज्म में क्या होता है, कंप्लीट कैंसिल नहीं होगा, कुछ मात्रा में कैंसिल होगा लेकिन कंप्लीट कैंसिल नहीं होगा। इस वजह से क्या हो जाएगा आपका जो फेरी मैग्नेटिक का जो केस है उसमें कुछ हद तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगा। अब ये जो मैं आपको बता रहा था, स्पिन ओनली का फार्मूला होता है। यहाँ तक के बाद मैं लेक्चर खत्म कर दूंगा। आज हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूरा सीखा। लेक्चर को आप स्किप कर करके देखेंगे, भगा भगा के देखेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। भाई मैं प्रॉपर पढ़ा रहा हूँ आपको, कोशिश करिए एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चंस आपसे बनेंगे,
क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा, आपके पास जब क्वेश्चन आएगा कंपाउंड्स में आएगा, कलर पूछेगा, मैग्नेटिक मोमेंट पूछे, यही पूछता है और कुछ ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं। यहाँ पे देखिए स्पिन ओनली का जब हम फार्मूला की बात करें, अभी ये मैं आपको समझा चुका हूँ, √NN+2 यही बताया हमको, ठीक है। तो ये स्पिन ओनली होता है और ऑब्जर्व वैल्यू है, आपको इससे कोई वो नहीं है। आपको बस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से देखिएगा, स्कैंडियम+3 में नंबर ऑफ अनपेड 0 है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 आएगा, मैं बता चुका हूँ। भाई इस फार्मूला में अगर आप 0 रखते हैं एन की वैल्यू तो क्या ही आएगा, 0+2 इंटू √0 ही आएगा। तो जिस भी कॉम्प्लेक्स में अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 आता है या जिस आयंस में अगर 0 आता है तो उसका अंडर या मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 आती है। ये दो फार्मूला है, आप चाहे इस फार्मूला से निकाल सकते हैं तो आप चाहे इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, √2SS+1 से। दोनों फार्मूला से आपका वैल्यू सेम आएगा। एच का मतलब यहाँ पे क्या है, स्पिन है, और उस स्पिन को ऑर्बिटल में आप भर के देखेंगे तो ज्यादा अच्छा आपका ये वाला फार्मूला है। अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। नो डाउट बोथ द फार्मूला इज एग्जैक्टली सेम, आपका आंसर क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। चलिए यहाँ मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बताना चाहूंगा। अगर आपको लगेगा सर हम बार बार कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास समय, बिल्कुल आप सही हैं, आपके पास समय नहीं है। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक जाइएगा। मैं थोड़ा सा ट्रिक आपको बताने की कोशिश करूंगा, बहुत बेहतरीन ट्रिक है, अगर आप इसको समझ पाते हैं तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिएगा, जितने भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, 0 है तो 0 केस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके पास D1 आया, D1 में नंबर ऑफ अनपेड क्या है, आप बताइए मुझे। नंबर ऑफ अनपेड है आपका 1, D2 में कितना है 2, D3 में कितना है 3, D4 में है 4, D5 में है 5। फिर से D6 में कितना हो जाएगा 4, D7 में कितना हो जाएगा 3, D8 में कितना हो जाएगा 2, 1 और 0, यही होगा 1 2 3 4। ध्यान से समझिए, अगर आपके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 था तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट आया है 1.7, आया है, बिल्कुल सही है, 2 से कम आया है। अगर आपके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है 2.8 या 2.7, 3 है तो 3.7, 4 है तो 4.8, 5 है तो 5.7, फिर से 4 आया, हाँ, अब इधर थोड़ा सा वो आता है, डेविएशन आता है। 3 है, फिर से क्या हो जाएगा आपका 4.3, 2 2.9, 1 है 1.9। तो इस तरीके से अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपका 1 है या 2 है तो ज़्यादा नहीं हो सकता। कभी भी 2 है तो 2 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है? 2 से ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ देखिए स्पिन ओनली की बात करो, यहाँ स्पिन ओनली देखिए, 1 है तो 1.3, ये 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4.9, 5 है तो 5.9, 6 है तो 6 है मतलब 4 है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 4.9, 3 अनपेड है तो 3.8, 2 है तो 2.8, 1 है तो 1.7, इस तरीके से। क्लियर है आपको? जितने भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे थोड़ा सा कम ही, मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, उससे पूरा ज़्यादा नहीं होगा। मतलब 1 से तो फार्मूला में आप रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? मैं जो बता रहा हूँ आप समझने की कोशिश कीजिए। 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो आपका 1.73 आ रहा है। 2 है, आपको अगर ऑप्शन में नहीं भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, निकालना भूल गए आप, अगर आपको फार्मूला भूल गए एग्जाम में क्या है, 1 NN+2 NN क्या है, भाई फार्मूला हो सकता है आप भूल सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रिवीजन कम किए हैं तो हो सकता है भूल गए। तो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन का 1.73, 2 का 2.3, 3 का 3.87, 4 का 4.5 वाला ऑप्शन को ऐसे काट देना। अगर आपके पास टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आ रहा है और आपका आंसर में 5 आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, तो 5 वाला बिल्कुल काट देना, क्योंकि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन का 5 तक जाता ही नहीं है, जाएगा ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं बिल्कुल। अब ये हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट का। कलर के प्रॉपर्टी को मैं आगे बताता हूँ। कुछ 3-4 और इसमें बचा हुआ है, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? जितने भी कुछ कैटालिसिस प्रॉपर्टी भी इसमें देखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर का, मैं क्वेश्चन देखा हूँ, मैं इसको आगे कराऊंगा भी। कैटालिसिस से पूछा गया है, कैटालिसिस जो उत्प्रेरक होता है, ठीक है? बहुत अच्छा उत्प्रेरक की तरह काम करता है आपका जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो ये हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक के बारे में, ठीक है? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये बने रहिए। हो सकता है वीडियो आपके लिए बहुत लेट जा रहा होगा, तो बहुत बच्चों का कमेंट था सर थोड़ा सा कंटिन्यू करिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा कंटिन्यू करने का, बच्चों कुछ कुछ काम आ जाता है, ठीक है? तो नहीं हो पाता है। आई विल ट्राई टू बी माई बेस्ट, मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा आपको मिलने वीडियो देने का। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहें। और अगर आपको लगता है वीडियो अच्छा है तो शेयर कर दीजिए, सो दैट कि आपके आगे और भाइयों तक पहुंच जाए, आपके भाई बहनों तक वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू।